नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट कंपटीशन एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अलग अलग स्टेट्स में सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमेटीज के जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें आज समझते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जाम्स के लिए आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो समझते हैं क्या है हमारी परीक्षाओं के पैटर्न। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड कुछ परीक्षा प्रश्न बनते हैं। उसमें से एक प्रारूप है कि दो रेजिस्टेंस R1 और R2 का सीरीज में कंबाइंड रेजिस्टेंस 4.5 ओम है और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो इनकी वैल्यूज क्या हैं। तो हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस दोनों का सम होता है और पैरेलल में प्रोडक्ट बाई सम होता है, और हमें ये सम अगर यहाँ सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो प्रोडक्ट की वैल्यूज आ जाती है। अगर हमें सम और प्रोडक्ट मालूम है तो हम डिफरेंस पता कर सकते हैं और सम और डिफरेंस से वैल्यूज पता कर सकते हैं। इस तरह से जब प्रश्न करते हैं तो समय काफी लगता है और एक ज्यादा बेहतर चॉइस है कि हम नेगेटिव टेस्टिंग से करें और इन कॉम्बिनेशंस में सम देखिए जो 4.5 है वो एक ही कॉम्बिनेशंस का है। आमतौर पे चॉइस इतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती। कोई और चॉइस में अगर ये फिगर सम 4.5 बना रहा होता तो उन दोनों चॉइस के प्रोडक्ट बाई सम से इक्विवेलेंट एक कौन सा है वो नेगेटिव टेस्टिंग से पता लग जाता और हमारी राइट चॉइस नेगेटिव टेस्टिंग से जल्दी आएगी। ऐसे सवालों को तेजी से करने के लिए कुछ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस याद किए जा सकते हैं, जैसे 3x और 6x अगर दो रेजिस्टेंस वैल्यू हो तो उस पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2x होगा। अब ये x अगर मल्टीप्लायर फैक्टर 3 ले लेते हैं तो 9 और 18 का इक्विवेलेंट 6 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लायर 3 सबसे मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट्स आ गए। इसी तरह से 4 और 12 का इक्विवेलेंट पैरेलल में 3 होता है, तो अगर सम 16 और पैरेलल इक्विवेलेंट 3 ऐसा कोई सवाल हो तो हम वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। 5 और 20 का 4 है, 10 और 15 का 6 है। ये फिगर अगर हमें याद हो तो हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न तेजी से कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों में हमें किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वोल्टेज रेटिंग और पावर कंजम्पशन बताई हुई होती है और कैलकुलेशंस के लिए उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू काम आती है, और यहाँ तो वो रेजिस्टेंस वैल्यू ही पूछी है। तो ऐसे सवाल करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वोल्टेज और करंट का रेशो ओम्स लॉ के अनुसार रेजिस्टेंस है और वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट सर्किट की पावर है। इन दो रिलेशंस में 4 पैरामीटर हैं और दो रिलेशंस में अगर P, V, I, R 4 क्वांटिटीज में से कोई भी 2 क्वांटिटी मालूम हो तो बाकी 2 मालूम की जा सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले में I की जगह P/V रखें तो रेजिस्टेंस का ये स्वरूप हम याद कर सकते हैं। यहाँ वोल्टेज 200 रखने पर और पावर 100 रखने पर हमें रेजिस्टेंस 400 ओम मालूम हो गया। यहाँ C ऑप्शन राइट चॉइस हो गई है। इसी तरह के दूसरे प्रश्न किए जा सकते हैं और यहाँ इस रिलेशन से हमें जाहिर हो रहा है सेम वोल्टेज पे जो अप्लायंसेज ज्यादा पावर के हैं उनके रेजिस्टेंस कम होंगे, वो ज्यादा करंट लेंगे, और उसी सप्लाई वोल्टेज पे कम पावर के अप्लायंसेज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और वो करंट भी कम लेगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड दो रिलेशन है, रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी और टेम्परेचर के एक पैरामीटर रेजिस्टिविटी के साथ लेंथ जो कंडक्टर की है और क्रॉस सेक्शन एरिया उसके साथ ये रिलेशन रखता है। यहाँ ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये कंडक्टिविटी की उल्टी और ये रिलेशन रखती है जहां n नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है। जो सिल्वर में जो मेटेलिक कंडक्टर में ज्यादा अमाउंट के होते हैं और इंसुलेटर में कम अमाउंट के होते हैं, तो जो मेटेलिक कंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा और रेजिस्टिविटी कम होती है, और इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर कम होने के कारण कंडक्टिविटी कम है और रेजिस्टिविटी ज्यादा है, और ये म्यू मोबिलिटी कहलाती है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ इन एक्सप्रेशन में रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के ये जो सिंबल लिए हुए हैं वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वो राइट चॉइस हो गया है। यहाँ ये बात और समझ लेनी चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो सप्लाई वोल्टेज और करंट पे डिपेंडिंग करता है। V और I का रेशो R कांस्टेंट रहता है, V डबल करने पे I भी डबल, लेकिन R अपरिवर्तित रहता है। तो R V और I पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कंडक्टर की लेंथ और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। वहीं ये जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की ज्योमेट्री, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी और टेम्परेचर की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा नहीं बदलते, लेकिन कोलिजन्स बढ़ने से मोबिलिटी कम हो जाती है, उससे कंडक्टिविटी कम और रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाती है। तो मेटल में टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी एक साथ बिहेव करते हैं, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो हम कहते हैं कि मेटल्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस TCR पॉजिटिव है। वहीं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये N सिग्निफिकेंट ग्रोथ करता है और उससे कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी घटती है। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में इनवर्स रिलेशन है, उनका TCR टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है।
कुछ क्वेश्चंस सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस सिंपलीफिकेशन के हो सकते हैं, जैसे यहाँ R और 10 ओम में यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है और दोनों की वोल्टेज सेम है, तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो ग्रीन हाईलाइट में दिख रहा है वो इस दूसरी ग्रीन हाईलाइट में जो 5 ओम है उसके साथ सीरीज में है। तो ऐसे सवाल करते हुए यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर ये वोल्टेज 70 वोल्ट है और 10 ओम में करंट 2 एम्पियर है तो इस R की इन्फॉर्मेशन चाहिए। R और 10 ओम दोनों में वोल्टेज सेम है तो R के अक्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट हो गई है। 5 ओम और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो ये 75 और R और 10 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो रही है। अगर यहाँ वोल्टेज 20 वोल्ट है तो 70 में से 20 यहाँ, तो 5 ओम की वोल्टेज 50 वोल्ट हो गई है। 5 ओम में करंट निकाला जा सकता है, वो 10 एम्पियर आया, 10 में से 2 इधर गया तो R का करंट 8 एम्पियर आ गया। R की वोल्टेज 20 वोल्ट है और R का करंट 8 एम्पियर है तो R की वैल्यू 2.5 ओम हो गई है। इस तरह से ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। पर इन सवालों को करने का एक और अच्छा तरीका हो सकता है, हम नोडल एनालिसिस या थेवेनिन से ऐसे सवाल कर सकते हैं। जरा समझते हैं कि नोडल एनालिसिस से सारे सवाल करने क्यों सरल हैं। उसी पिछले प्रश्न में हल्का सा परिवर्तन कर दिया गया है। पिछली बार 10 ओम का करंट 2 एम्पियर दिया हुआ था, इस बार R का करंट जो अननोन है उसकी वैल्यू 2 एम्पियर दी हुई और R की वैल्यू निकालनी है। ऐसी स्थिति में अगर आप इसे सीरीज पैरेलल सिंपलीफिकेशन से करना चाहेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसे सोल्व करने में काफी समय लगेगा। ऐसे सवालों को करने के लिए नोडल एनालिसिस या थेवेनिन थ्योरम का एप्लीकेशन आसान रहेगी। नोडल एनालिसिस में एक नोड पोजीशन को ग्राउंड बनाकर दूसरे नोड की वोल्टेज अगर V अज्यूम कर लेते हैं तो हम पा रहे हैं कि इस 5 ओम में वोल्टेज डिफरेंस 70 माइनस V हो गया है और 5 का करंट 70 माइनस V डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। इसी तरह से इस 10 ओम में करंट एक तरफ वोल्टेज V दूसरी तरफ ग्राउंड V बाई 10 हो जाएगा। इधर करंट 2 एम्पियर है, आने वाला करंट जाने वाले करंट के अगर बराबर करें और इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो हमें V की वैल्यू 40 वोल्ट आ जाएगी और यहाँ R में वोल्टेज 40, करंट 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। तो ऐसे सारे सवाल जिनमें दो ही नोड हो, एक को ग्राउंड और दूसरे की वोल्टेज V बना के किरचॉफ की करंट लॉ का जो नोड पे इक्वेशन बनती है उससे नोड वोल्टेज पता करके कैलकुलेशन करना हमेशा आसान होता है। एक दूसरा तरीका हो सकता है ऐसे ही सवालों को करने का और वो है थेवेनिन मेथड। आप जिस रेजिस्टेंस R में अननोन है वैल्यू पता करनी है या कैलकुलेशंस करनी है, अगर इसका करंट पता करना होता, R की वैल्यू मालूम होती तो इसे सेपरेट कर देते और जो पोर्ट बना है इसके सिरों पे A और B उस पे इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट में जो थेवेनिन वोल्टेज है वो पोर्ट की ओपन कंडीशंस पे यहाँ टर्मिनल्स पे वोल्टेज है। इस केस में 70, 5 और 10 के सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट बनाकर जो 10 ओम में वोल्टेज बनाएगा वही V थेवेनिन हो गई है 140/3 वोल्ट। और अगर मैं इसका निष्क्रिय रूप बनाऊं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दूं तो 5 और 10 पैरेलल में इस पोर्ट पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा थेवेनिन इंटरनल रेजिस्टेंस 10/3 ओम। और ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आया है उसमें अगर अननोन रेजिस्टेंस लगाकर करंट अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो करंट हो गया V थेवेनिन R इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इसे सॉल्व करने पे हमें R की वैल्यू वही 20 ओम आ जाएगी। तो ऐसे सारे सवाल नोडल या थेवेनिन से करने ज्यादा आसान है और सलाह है कि जो लोग कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वो नोडल और थेवेनिन की प्रैक्टिस ज्यादा करें। आप हमारी सर्किट थ्योरी प्लेलिस्ट में थेवेनिन और नोडल प्रैक्टिस की कुछ वीडियोस देख सकते हैं और इस सर्किट पार्ट को इंप्रूव करके ही कंपटीशंस में ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम्स में मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री कंसेप्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकांश लोग इसे डिफिकल्ट मानते हुए इस पे प्रिपरेशंस नहीं करते हैं, इसलिए ये पार्ट उनका कमजोर रहता है। जैसे यहाँ एक सवाल है कि किसी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स अगर 0 है तो इस थ्योरम को या इस लॉ को क्या कहते हैं। तो ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का गॉस लॉ है जो कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं और किसी भी क्लोज सरफेस से, जैसा कि यहाँ येलो हाईलाइट में ये ग्रीन सर्किल एक क्लोज सरफेस बना रहा है, उसमें जितना फ्लक्स निकलेगा, निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव कहलाता है, तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स निकलेगा उतना ही इनकमिंग नेगेटिव फ्लक्स होगा और नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। आइसोलेटेड पोल्स नहीं होते हैं, हमेशा जो मैग्नेट पोल हैं वो पेयर्स में कॉम्बिनेशंस में होते हैं। इसी को हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी B है, ये ds छोटा एरिया है, B ds छोटे से एरिया से निकलने वाला कुल फ्लक्स हो गया। टोटल अगर क्लोज सरफेस से निकलने वाला क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखें तो वो हमेशा 0 होगा। इसी तरह के कुछ दूसरे प्रश्नों में एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पूछा जा सकता है। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट नॉर्थ पोल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0। एकांक उत्तरी ध्रुव को बंद चुंबकीय परिपथ में
चलाने में किया गया कुल कार्य शून्य होता है। H एकांक दूर पर लगने वाला बल हो गया, फोर्स ऑन यूनिट पोल हो गया। DL डिस्प्लेसमेंट के साथ ये वर्क डन पर यूनिट पोल हो गया है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL। टोटल इंटीग्रेशन से निकलेगा और बंद रास्ते में इंटीग्रेशन किया है तो ये हो गया है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये एनक्लोज करंट के बराबर होता है, ऐसा एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है। इनक्लोज्ड एम्पियर टर्न्स को हम MMF भी कहते हैं। अगर हम H की बजाय यही रिलेशन B की टर्म्स में लिखना चाहें तो B μ0H होता है, तो अगर ये B DL इंटीग्रेशन होता तो ये μ0I हो जाता। ये लो एम्पियर लो कहलाता है, एम्पियर सर्किटल लो। इसी तरह से एक लो फैराडे लो है जो कहता है कि किसी लूप या कंडक्टर के साथ लिंकिंग फ्लक्स अगर समय के साथ बदलता है तो उसमें EMF आ जाता है। इन्हीं तीनों लो की कॉम्बिनेशन से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशंस की थ्योरी दी थी, तो वो कुछ नियमों का कॉम्बिनेशन है और उसे हम मैक्सवेल लो कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं और इसकी आपको प्रिपरेशंस करनी चाहिए। परीक्षाओं में एक प्रश्न प्रारूप मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अगर ये स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड का असर यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं जैसा यहाँ दिखाया हुआ है, तो हम पाते हैं कि इनमें इंटरनल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के मोशन में चेंजेस होने से एक ऐसा इंड्यूस्ड इफेक्ट अंदर पैदा होता है जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहते हैं। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो एयर में फ्लक्स डेंसिटी बन रही है उसके अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन बनाता है, और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल के अंदर एयर से भी कम हो जाता है जैसा यहाँ प्रदर्शित है। और हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है वो अप्लाइड फील्ड से उल्टी है, तो ये जो कांस्टेंट ससेप्टिबिलिटी कहते हैं ये नेगेटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कमजोर है, इसलिए ये जो अंदर का असर है वो हल्का सा ही मैग्नेटिक इंडक्शन को एयर से कम करता है। तो ऐसे मटेरियल में ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है और रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से थोड़ी सी कम है। ऐसे मटेरियल को हम डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जो हमारे दोनों बेस्ट कंडक्टर हैं कॉपर और सिल्वर वो डायामैग्नेटिक नेचर के हैं, पर अधिकांश मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं जिनमें स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के कारण एटॉमिक लेवल पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है बहुत कमजोर सा, जो टेम्परेचर से रेंडमाइज रहता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस मटेरियल पैरामैग्नेटिक को देखते हैं तो अंदर के जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड होकर अंदर का इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी H की डायरेक्शन में बनाते हैं। काई ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव कहलाएगी, लेकिन ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अभी भी कम है, इसलिए इंटरनल इफेक्ट जो पॉजिटिव नेचर का है, जो इंटरनल मैग्नेटिक इंडक्शन बना रहा है, वो एयर वाले इफेक्ट के साथ जुड़कर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन को बाहर एयर से थोड़ा सा ज्यादा कर लेता है। ऐसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और पॉजिटिव है, और रिलेटिव परमेबिलिटी जो इन अंदर के मैग्नेटिक इंडक्शन और एयर के इंडक्शन के रेशो को डिनोट करती है वो 1 से थोड़ी सी ज्यादा है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, ऐसे ये जो मटेरियल हैं, ज्यादातर मटेरियल हमारे वो पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं। लेकिन आयरन, निकेल और कोबाल्ट, इनमें जो एटॉमिक लेवल के जो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन की स्पिन से बनते हैं वो आपस में अड़ोस पड़ोस के एटम्स में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर, कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनाकर डोमेन का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और डोमेन स्ट्रक्चर के कारण अंदर से जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कई गुना ज्यादा मजबूत और उसी डायरेक्शन में होने से अंदर का इफेक्ट बाहर के इफेक्ट से कई गुना ज्यादा होने से यहाँ फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और बहुत ज्यादा है। तो यहाँ सारे स्टेटमेंट सही है और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। हमारी परीक्षाओं में मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ मैग्नेटिक क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम B से डिनोट करते हैं। ये फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। फ्लक्स को हम वेबर में और एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो इसकी इकाई MKS में वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गई है। वेबर पर मीटर स्क्वायर को SI में हम एक शॉर्ट फॉर्म टेस्ला से कहते हैं। एक टेस्ला और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल है। एम्पियर का सर्किटल लॉ कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए नॉर्थ पोल इन ए सर्टेन लूप इज इक्वल टू एनक्लोज्ड एम्पियर टर्न्स। ये MMF लॉ में अगर लेंथ को हम मीटर में पढ़ें और MMF की यूनिट एम्पियर हो तो H MM पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर हो गई है। हमारे सर्किट में कॉइल स्ट्रक्चर से इंडक्टिव प्रॉपर्टी बनती है और सेल्फ इंडक्टेंस को हम हेनरी में नापते हैं। अगर कॉइल में टर्न्स N है, मैग्नेटिक सर्किट का रिलेक्टेंस S है, तो सेल्फ इंडक्टेंस और रिलेक्टेंस में ये रिलेशन है। यहाँ रिलेक्टेंस को हम मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और सर्किट की परमेबिलिटी के साथ यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप टर्न्स नंबर है, लेंथ मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में है और सेल्फ इंडक्टेंस को अगर हम हेनरी में पढ़ें तो परमेबिलिटी की इकाई हो जाएगी हेनरी पर मीटर। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है
है कि फ्लक्स उसमें कितनी आसानी से फ्लो हो जाएगा। इसी तरह की एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं और परमिटिविटी की इकाई फैराड पर मीटर है। फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट है। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड सर्किट प्रॉपर्टी है और इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएट सर्किट प्रॉपर्टी है। तो वो सर्किट प्रॉपर्टी पर यूनिट लेंथ रेस्पेक्टिव मीडियम प्रॉपर्टी हो गई है। मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी हो गई सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हेनरी पर मीटर। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी हो गई फैराड पर मीटर। यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आपको नजर रखनी चाहिए और पढ़ते समय यूनिट्स पे ध्यान रखना चाहिए। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से रिलेटेड कुछ बहुत आसान से सवाल हो सकते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि एक एसी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू जो कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए पढ़ी जाती है वो 100√2/पाई वोल्ट है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू बताइए। तो हमें पता है कि जो एवरेज वैल्यू है वो अधिकतम मान के डबल का पाई टाइम्स होता है 2Vm/पाई है और अगर ये वैल्यू 100√2/पाई है तो हमें Vm की वैल्यू कैलकुलेट करने से आप देखिए 50√2 वोल्ट आ गई है और आरएमएस वैल्यू पीक की 1/√2 होती है और इस केस में जिसकी एवरेज वैल्यू यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिखाई हुई 100√2/पाई है उसकी आरएमएस वैल्यू T वोल्ट। ऑप्शन सी राइट चॉइस हो गया है। किसी एसी सर्किट में दो करंट के टिक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें इन दोनों करंट्स के बीच में फेज डिफरेंस एंगल पूछा है। यहाँ ये जो फेज एंगल है जो किसी रेफरेंस से यहाँ पॉजिटिव π/3 बता रहा है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। ये रेफरेंस से 60 डिग्री लीड पोजीशन पे है। अगर ये हमारी रेफरेंस वोल्टेज होती तो हम कह सकते थे कि ये कोई आरसी सर्किट का करंट है। इसी तरह से ये जो दूसरा करंट है वो रेफरेंस 0 पोजीशन से π/4 एंगल से लैग कर रहा है। लैग को हम क्लॉकवाइज फेजर से शो करते हैं। पाई 180 तो π/4 45 डिग्री हो गया है। तो आप देखेंगे कि रेफरेंस से एक लीड कर रहा है 60 डिग्री और दूसरा लैग कर रहा है 45 और दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो आप समझ सकते हैं 105 डिग्री हो गया है। तो यहाँ सिर्फ ये जानना है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो जब रेडियन में एंगल दिए हों तो उन्हें डिग्री में कन्वर्ट करके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक सरल लेकिन तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई में एलसी सर्किट जोड़ा हुआ है, चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। जैसे यहाँ सीरीज में जोड़ा हुआ है तो पूछा है वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या होगा। सीरीज सर्किट के एनालिसिस के लिए अगर करंट को हम रेफरेंस लें तो इंडक्टर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे और कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होगी। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होता है। प्योर एल और सी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनमें करंट और वोल्टेज में हमेशा फेज डिफरेंस 90 होता है। ये सिर्फ एनर्जी को स्टोर रिलीज करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ VL VC से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो VL की डायरेक्शन में आ जाएगा और वो भी करंट से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो करंट और वोल्टेज में एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर इस केस में VC ज्यादा होता तो रिजल्टेंट वोल्टेज सर्किट की यहाँ आ जाती और उस केस में करंट कैपेसिटिव सर्किट होने पे 90 डिग्री लीड करता। तो चाहे सर्किट इंडक्टिव नेचर का रहे या कैपेसिटिव नेचर का रहे, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री होगा। करंट और वोल्टेज में इन फेज कंपोनेंट तभी आएगा जब सर्किट में रेजिस्टिव प्रॉपर्टी हो। यही सवाल अगर पैरेलल में L और C जुड़े हुए होते तो हम वोल्टेज को रेफरेंस बना लेते। इस वोल्टेज को कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री लीड करता, इंडक्टर का लैग करता और अगर इंडक्टिव करंट ज्यादा है तो टोटल करंट यहाँ आता और करंट और वोल्टेज में एक बार फिर एंगल 90 डिग्री या π/2 रेडियन होता। कंपटीशन एग्जाम्स में मेजरमेंट से रिलेटेड ये बड़ा प्रचलित प्रश्न है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फुल स्केल पे एक्यूरेसी डिफाइन की हुई होती है, वो उसकी क्लास कहलाती है। तो एक क्लास 2 वोल्टमीटर जो 100 वोल्ट रेंज का है उसकी फुल स्केल पे एक्यूरेसी अगर 2% है तो ये बता रही है कि ये इंस्ट्रूमेंट 100 वोल्ट का 2% यानी 2 वोल्ट की एरर किसी मेजरमेंट में करेगा। अब अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को किसी और वैल्यू के मेजरमेंट के लिए फुल स्केल की बजाय किसी और स्केल पोजीशन पे यूज करते हैं, जैसे हमने हाफ स्केल पे इसे यूज किया और ये 50 वोल्ट को अगर पढ़ रहा है तब भी इसमें 2 वोल्ट की एरर संभावित है और ऐसी स्थिति में परसेंटेज एरर जो फुल स्केल पे 2% थी वो हाफ स्केल पे 4% पढ़ी जाएगी। अगर यही वोल्टमीटर 100 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट पढ़ रहा होता तो 10 वोल्ट में 2 वोल्ट की प्रोबेबल एरर के साथ परसेंटेज एरर 20% कहलाती। इसलिए हम हमेशा पसंद करते हैं कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स उसके फुल स्केल के आसपास ही ज्यादा पढ़ी जाए, अन्यथा दूसरी स्केल पोजीशंस पर एरर ज्यादा हो सकती है। एक सरल और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि एक अच्छे फ्यूज वायर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो एक अच्छे फ्यूज वायर को जब वो फुल लोड करंट कैरी कर रहा होता है उस समय गर्म नहीं होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और उसे आसानी से मेल्ट भी हो जाना चाहिए अगर करंट ओवर होता है, ताकि वो तेजी से फास्ट रेस्पॉन्स कर सके, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। तो एक अच्छे फ्यूज मटेरियल में ऑप्शन सी यहाँ दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसकी कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए, साथ में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। हम जो सबसे बेहतरीन HRC हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी के फ्यूज होते हैं उसमें
जो फ्यूज एलिमेंट है वो सिल्वर या कॉपर का लेना पसंद करते हैं। टिन की मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण कुछ बेहतर डिजाइन फास्ट रेस्पॉन्स फ्यूज में सिल्वर एलिमेंट के साथ बीच में हम टिन एलॉय से सोल्डरिंग करते हैं, ताकि जब वो गर्म होता है तो टिन एलॉय की ये जो सोल्डरिंग है वो सबसे पहले ब्रेक होकर सर्किट को इंटरप्ट कर देती है। एचआरसी फ्यूज में हम फ्यूज एलिमेंट के चारों तरफ सिलिका सैंड या क्वार्ट्ज रखते हैं और मेल्टिंग के दौरान जब सिल्वर या कॉपर की वेपर बनेगी तो वो वेपर इन सिलिका या क्वार्ट्ज के साथ ऐसे कंपाउंड्स बनाती हैं जो नॉन कंडक्टर होते हैं, तो हमारा करंट इंटरप्शन है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। फ्यूज वायर की कंडक्टिविटी ज्यादा लेने से एक और फायदा होगा कि हमें फ्यूज वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए क्रॉस सेक्शन छोटा ले सकते हैं और छोटे क्रॉस सेक्शन में कम फ्यूज मटेरियल का वॉल्यूम होने के कारण इवेपोरेशन से वेपर्स कम बनेगी, तो करंट इंटरप्शन ज्यादा सेफ रिलायबल होगा। एग्जाम में बहुत सारी वैरायटी के प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए आज की आखिरी प्रश्न के साथ एक क्वेश्चन करते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे बेस्ट मॉडरेटर कौन सा है। तो मॉडरेटर की नीड क्या है जरा समझते हैं। एक न्यूक्लियर फिशन के दौरान एक यूरेनियम पे हम जब थर्मल न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है उससे रिएक्ट करते हैं तभी फिशन होगा। हाई एनर्जी के फास्ट या सुपर फास्ट न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ फिशन रिएक्शंस नहीं कर सकते, और एक फिशन रिएक्शन से 2 या 3 न्यूट्रॉन एक रिएक्शन से बनते हैं और एक फ्यूल रोड से दूसरी फ्यूल रोड तक इन न्यूट्रॉन के जाने के दौरान हमें इन सुपर फास्ट न्यूट्रॉन की स्पीड को किसी मटेरियल से कोलाइड करके इतनी कम कर देनी है कि वो यहाँ थर्मल स्टेट में आकर कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ ईवी की कंडीशंस के साथ न्यूट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके फिर फिशन को चेन की तरीके से चला पाए। हम पाते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, तो वो न्यूट्रॉन जो कोलाइड कर रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करके उन्हें तेजी से स्लो करेगा। तो पानी एक अच्छा मॉडरेटर हो सकता है, लेकिन पानी में न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की भी प्रॉपर्टी है, इसलिए पानी का एक दूसरा रूप जिसमें हाइड्रोजन की बजाय हम ड्यूटेरियम इस्तेमाल करते हैं D2O, वो सबसे बेहतरीन मॉडरेटर माना जाता है। हालांकि कार्बन ग्रेफाइट भी न्यूट्रॉन का अब्जॉर्ब नहीं करता और उनकी एनर्जी को कम करने के लिए मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो पानी का रूप है वो सबसे बेस्ट मॉडरेटर है। आशा है आज की इस MCQ वीडियो से आपको रैपिड रिवीजन में मदद मिलेगी और कुछ परीक्षा उपयोगी प्रारूप भी समझने का मौका मिलेगा। आप हमारी दूसरी MCQ वीडियोस को देखकर अपनी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप कामयाब बने, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।